बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें। विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस 147 सीक्वेंस है 147 अप टू सो ऑन इज़ 91। यानी कि ये जो 91 है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। यानी कि ये जो 1 है ये पहली टर्म है, 4 दूसरी टर्म है, 7 तीसरी टर्म है। इसी तरह अप टू सो ऑन जब 91 आएगा तो ये कौन सी टर्म होगी अर्थमेटिक सीक्वेंस की। तो इससे पहले जब हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया था तो हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म का फॉर्मूला रीड किया था, जो कि हमारे पास था an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एंड बताएंगे कि ये जो 91 है हमारे पास ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। ठीक है, ओके जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। सीक्वेंस गिवन था 147 अप टू सो ऑन एंड जो हमने बताना था ये जो 91 है ये कौन सी टर्म है। तो यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम लिख लेते हैं जो हमारे फॉर्मूले में यूज़ होंगी। फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट टर्म होती है एंड उसको डिनोट करते हैं a1 से। a1 जो है वो हमारे पास है 1, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें a1 की ज़रूरत होगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि a1 हमारे पास 1 है। नेक्स्ट हमें ज़रूरत होगी डी की, डिफरेंस की। डी हम कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस करके। 4 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो डिफरेंस हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह ये जो अब 91 दिया हुआ है ये हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि nth टर्म है। तो हम यहाँ लिख लेंगे an, यानी कि ये nth टर्म है, कोई सी टर्म है। बाद में हम देखेंगे कि कौन सी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 10वीं है, 12वीं है। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि an इज़ इक्वल टू 91। तो अभी हम फार्मूला देख के आए हैं कि nth टर्म का फार्मूला होता है an, वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे। an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यूजिंग फार्मूला, ठीक है। an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है। तो यहाँ पर आपने an की जगह an की वैल्यू डाल देनी है 91, a1 की जगह a1 की वैल्यू डाल देनी है जो कि 1 है, प्लस अब यहाँ पर n आपको नहीं पता कि कौन सी टर्म है। यहाँ पर n की वैल्यू आपको गिवन ही नहीं है तो आप n को n ही रहने दो, -1 एंड d आपने फाइंड किया है अभी 3, डिफरेंस आपने 3 फाइंड कर लिया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये 1 जो है ऐड हो रहा है, देखिए ना, n 1 के साथ कोई साइन नहीं है, यानी कि 1 प्लस का है। तो जब हम 1 को यहाँ ले आएंगे इस साइड पे तो यहाँ 1 माइनस का हो जाएगा, तो 1 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू 3 बच गया। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया n माइनस 1 इंटू 3। अब 91 में से इस 1 को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ बच गया 90, ठीक है। 91 में से 1 गया, 90 आ गया। अब ये जो 3 है n के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड -1 के साथ भी, क्योंकि इनटू का मतलब है अंदर वाली जितनी भी वैल्यूज़ हों उनके साथ नंबर मल्टीप्लाई होगा। 3 होगी तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 होगी चारों के साथ, 1 होगी तो उसी एक नंबर के साथ। अब ये 3 n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3n हो जाएगा एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़ार 3 एंड बीच वाला माइनस एज इट इज़। अब ये माइनस, अब ये जो 3 है यहाँ पर हो रहा है माइनस, यहाँ पर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस। तो ये जो 90 है इसके साथ ये जो 3 जब दूसरी साइड पे आता है, इक्वलिटी के दूसरी साइड पे अगर हम नंबर लेकर जाते हैं 1 या 2 नंबर, ठीक है, पूरा अगर हम इंटरचेंज करें तो तब तो वैसे ही आता है। लेकिन अगर हम 1-2 नंबर इंटरचेंज करें, जैसे 3 है माइनस का है तो दूसरी साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। इस तरह अगर प्लस का होता तो माइनस का हो जाता। इस तरह अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी तो दूसरी साइड पे हम जाके डिवाइड कर देते। इस तरह अगर डिवाइड हो रही होती तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती। अब 3 आके यहाँ पर प्लस हो गया है एंड 3n एज इट इज़ लिख लें। अब 90 में 3 को ऐड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा 93। ओके जी, तो यहाँ पर आ गया 93। अब ये जो 3 है इस n के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी हमने इसको मल्टीप्लाई ही किया है ना, तो ये 3 इस n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम 3 को इस दूसरी साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर सिर्फ n ही बच जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं वैल्यूज़ कट रही हैं या डिवाइड कर लें आप सिंपली। 3 के टेबल पर हम इसको काट लेते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। तो क्या हमारे पास क्या आ गया है, 31 आ गया एंड नीचे 1 आ गया। तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू खत्म होगी, 1 आ गया ना, एंड ऊपर हमारे पास क्या आ गया 31। तो यहाँ पर जो n का आंसर आ गया है, n यहाँ n लिख लें एंड यहाँ पर आ गया 31। तो n का आंसर हमारे पास बेसिकली क्या आ गया है 31। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो n इज़ इक्वल टू 31, ठीक है। ये पूरा का पूरा इंटरचेंज हो रहा है ना, n पूरा का पूरा उधर जा रहा है एंड 31 पूरा का पूरा इधर आ रहा है। तो इस तरह पूरी की पूरी टर्म इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक एक 2 टर्म लेकर जाए ना तब साइंस को हमने देखना होता है। तो यहाँ पर n इज़ इक्वल टू आ गया है 31, यानी कि ये जो 91 है वो 31st टर्म है,
यानी कि 31वीं टर्म है, ठीक है। 31st आप लिख लें, ये 31st टर्म है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, सेम वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पर आपको सीक्वेंस ज़रा डिफरेंट गिवन है एंड आपने बताना है कि ये जो 62 है ये इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। अगेन आप क्या करोगे, जो वैल्यूज़ आपको फार्मूला में रिक्वायर है वो आप लिख लो। A1 रिक्वायर है, A1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 2, D हम फाइंड कर लेंगे 5 में से 2 को माइनस करके, जो कि 3 आ जाता है। एंड हम इस 62 को ले लेते हैं कि ये कोई सी nth टर्म है, ठीक है। बाद में हम वही n फाइंड कर लेंगे कि आखिर ये कौन सी टर्म है, ठीक है। सो हम an ले लेते हैं, ये 62। वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग फार्मूला an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब जो वैल्यूज़ आपको गिवन हैं वो आप लिख लें। A n आपने ले लिया था 62, तो आपने A n की जगह 62 डाल दिया। A1 की जगह आपने A1 की वैल्यू 2 डाल दी, D की जगह आपने D की वैल्यू 3 डाल दी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस 3 को बारी बारी इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड इस 2 को दूसरी साइड पर ले जाना है। 2 यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास अगर 2 दूसरी साइड पे गया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। एंड इस 3 को आपने यहाँ पर, हमने 3 को यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, वो हम दूसरी साइड पे जाके डायरेक्टली डिवाइड ही कर देंगे तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ अगर 60 में से 2 माइनस होगा तो 60 आ जाएगा, 62 में से 2 माइनस होगा 60 आ जाएगा। एंड ये जो 3 अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, दूसरी साइड पे ले गए क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा इस नंबर के साथ। तो यहाँ पर अब हमने 3 एज इट इज़ रहने दिया। जब यहाँ पर 60 आया तो 3 को दूसरी साइड पे ले गए, 60 के नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 60 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर लेंगे, 3 1 ज़र 3 एंड 3 2 ज़र 6, 0 एज इट इज़। डिवाइड कर लें या आप इस तरह से 3 की टेबल पे काट दें, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 20 आ रहा है। और यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा था, n-1 बच रहा था। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ n चाहिए ना आपको, nth टर्म चाहिए, कौन सी टर्म है, पहली दूसरी तीसरी, तो आपने सिर्फ यहाँ n ही चाहिए, तो n को आपने अलग करना है। तो इस 1 को आप दूसरी साइड पे ले जाओ, एन यहाँ 1 माइनस का है तो दूसरी साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, तो n यहाँ आएगा आपके पास प्लस का 1 हो जाएगा, सॉरी 1 दूसरी साइड पे आके +1 हो जाएगा। तो 20 में अगर आप इस 1 को ऐड कर दोगे तो 21 हो जाएगा। यानी कि ये जो 62 हमें गिवन था, ये कौन सी टर्म थी, 21st टर्म थी, ठीक है, सीक्वेंस की। तो n का आंसर हमारे पास आ गया 21, या आप इस तरह से लिख दो n इज इक्वल टू 21, n को यहाँ ले आओ एंड 21 को यहाँ। तो ये जो 62 था वो हमारे पास 21st टर्म थी। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है इस सीक्वेंस की, यानी कि 2 8 एंड 14 तो गिवन है, अगली 2 टर्म्स फाइंड करनी है बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। देखिए अब यहाँ पर जो आपको सीक्वेंस गिवन है, 2 2 के बाद आ रहा है 8 8 के बाद आ रहा है 14, यानी कि हर जो नेक्स्ट टर्म है वो 6 ऐड करके बन रही है, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है। तो हर टर्म में अगर आप 6 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म बनेगी। 2 में 6 ऐड किया 8, 8 में 6 ऐड किया 14, तो आप इस तरह से 14 में 6 ऐड करके बता सकते हो नेक्स्ट टर्म है 20, 20 में मज़ीद 6 ऐड कर दो आपके पास आ जाएगा 26। बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि आपने टर्म बाय टर्म रूल ऑफ अर्थमेटिक यूज़ करना है, आपने इस तरह से नहीं करना कि आपने ऑलरेडी बता देना है। तो हम फॉर्मूले के थ्रू इसको प्रूव करेंगे। जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो आप लिख लें। A1 यानी कि फर्स्ट टर्म 2 है एंड D की ज़रूरत होगी, D इज़ इक्वल टू 8 में से आप 2 को माइनस कर दें, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को माइनस करना होता है। यहाँ पर 8 में से 2 को माइनस कर दें, 6 आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस 6 का है। फार्मूला यूज़ करेंगे, nth टर्म का जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ओके जी, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो हमारे पास गिवन है A1, ठीक है, तो A1 फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह सेकंड एंड थर्ड भी गिवन है, तो हम देख लेते हैं कि सेकंड A1 तो है हमारे पास 2, सेकंड एंड थर्ड भी देख लेते हैं, उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ भी देख लेंगे जो हमने एक्चुअली फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं सेकंड टर्म हमारे पास क्या आती है। अगर हम n की जगह 2 पुट करें तो वाकई ही ये 8 बनता है, ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू। यहाँ पर A1 तो वैसे ही गिवन है, A1 फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, A1 पूरा का पूरा 2 गिवन है। तो A2 अगर हम इस फॉर्मूले में डालें, यहाँ n की जगह हमने डाल दिया 2 इज इक्वल टू A1, वैसे का वैसे इस n की जगह पे भी हमने अभी 2 डालना है, 2 रखना है। तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, यानी कि D1 आ जाएगा, 1D, या आप इसको सिर्फ D लिख दो। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट स्टेप लिख कर बता दिया है कि अगर हमने सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो हमने A1 में D को ऐड करना है, डिस्टेंस को, इस डिफरेंस को। वही हमने किया था ना, 2 में अगर 6 को ऐड किया था तो 8, जो अभी हम ऑरली कर रहे थे 6 ऐड करके। तो यानी कि अगर हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी हो तो प्रीवियस टर्म में डिफरेंस को ऐड करना होता है, ठीक है।
तो ये हमने फॉर्मूले के थ्रू भी देख लिया है, या आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर लें कि अगर हमने 2 डाला तो 2 - 1 1, और 1 डी का मतलब वैसे ही डी है, यानी कि डी एक मरतबा है, तो 1 अगर आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक अगर आप सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए A1 में D को ऐड कर दोगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ ही जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि A2 = A1 क्या है, आपके पास 2 है, एंड डिफरेंस आपने निकाला था 6 का, 2 + 6 8, वाकई नेक्स्ट टर्म 8 ही है, ठीक है। इस तरह थर्ड टर्म देख लेते हैं A3 यानी कि n की जगह हमने अभी रख दिया 3, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी हम 3 डाल देंगे, तो 3 - 1 यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ हमने लिखना है 2D, यानी कि A1 तो वैसे ही लिखना है, प्लस यहाँ पर अब हमने डी नहीं लिखना है। यहाँ देखें ना, हमने 3 अगर डाला तो 3 - 1, 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 एंड ये वाला डी एज इट इज़, ठीक है। यानी कि अगर हमने तीसरी टर्म फाइंड करनी है तो A1 में 2D को ऐड करना है, D को 2 से मल्टीप्लाई करके, डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करके A1 में ऐड करना है। चेक कर लेते हैं वाकई कि हमारे पास जो तीसरी टर्म 14 है वो इस फॉर्मूले के थ्रू आती है कि नहीं। ओके जी, तो A1 हमारे पास वही 2 प्लस ये 2 को अभी हमने वैसे ही लिखा, एंड डिफरेंस की जगह हमने 6 डाल दिया, ठीक है। इसको यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 2 6 आर 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड टर्म 14 है, तो यहाँ पर भी हमें गिवन ही थी थर्ड टर्म 14। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमने देख लिया कि अगर हमने सेकंड फाइंड करनी है, सेकंड टर्म A2 फाइंड करनी है तो A1 में 1 D ऐड करना है, तीसरी फाइंड करनी है तो 2D ऐड करना है। इस तरह अगर हम चौथी फाइंड करेंगे A4 तो हमने 3D ऐड करना होगा। इस तरह पाँचवीं अगर हमने फाइंड करनी होगी तो 4D ऐड करना होगा, यानी कि 1 D हम कम ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पर भी यही ही बताया गया है कि अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी हो तो एक n हमने कम रखना है, एक नंबर हमने कम ही रखना है। होगा कि आपको इस चीज़ की समझ में आ गई होगी, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ अभी देखें। ओके जी, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट 2 टर्म्स की तरफ जो हमने एक्चुअली फाइंड करनी थी, A4 एंड A5। तो A4 को फाइंड कर लेते हैं। ओके जी, जब हमने A4 फाइंड करना है तो हमने क्या करना है, अभी हम देख के आए हैं फॉर्मूले के थ्रू, A1 में 3D ऐड करना है, यानी कि इस नंबर से एक कम यहाँ रखना है, ठीक है। तो AN हमने देखा था, AN यानी फर्स्ट टर्म हमें 2 गिवन थी, 2 लिख लिया प्लस 3, एंड डिफरेंस हमने 6 फाइंड किया था, तो D की जगह हमने 6 रख लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 + 3 6 आर 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20, यानी कि फोर्थ टर्म 20 आ गई। वो हमने ओरली भी देख ली थी कि अगर हम 14 में मज़ीद 6 को ऐड करें 20 आता है, बट टर्म बाय टर्म रूल से भी हमने इसको निकाल लिया है, जो कि 20 ही आ गई है। इस तरह A5 भी फाइंड कर लेते हैं। A5 फाइंड करने के लिए A1 में हमने 4D ऐड करना है, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। यानी कि अगर हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो D में एक यहाँ जो नंबर लिखना है वो एक कम लिखना है। A1 वही 2 + 4, D की जगह वही 6 डालेंगे। ओके जी, तो यहाँ पर अब हमने 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, या 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 24, एंड 24 + 2 = 26, यानी कि फिफ्थ टर्म जो आ गई है वो 26 आ गई है। तो जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ गई हैं। एक तो आ गई है 2, एक आ गई है 26, ठीक है। तो हम इसको सीक्वेंस में डाल के ही देख लेते हैं कि पहली टर्म 2 थी, दूसरी हमारे पास 8 थी, तीसरी हमारे पास क्या थी 14 थी, एंड चौथी हमने अभी फाइंड किया 20, एंड पाँचवीं हमने 26 फाइंड किया। तो ये जो हमारा सीक्वेंस इस तरह चलता चला जाएगा। तो ये 2 हमने अभी फाइंड की हैं, तो आप इस तरह से इसको करके लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन को देख लें। फर्स्ट तो हमने अभी डिटेल से सॉल्व कर लिया है, इसको आप देख लें। फर्स्ट हम आपको 1 गिवन है, A1 = 1, डिफरेंस आप फाइंड कर लें। 5 में से 1 को माइनस करके 4 का है, यानी कि हर टर्म 4 ऐड कर करके ही आएगी, ठीक है। 1 में 4 को ऐड किया 5, 5 में 4 को ऐड किया 9, 9 में 4 को ऐड करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो 13 आएगी। तो यहाँ पर हम ऑरली बता सकते हैं कि फोर्थ टर्म 13 है, एंड फिफ्थ टर्म क्या आएगी, 4 मज़ीद ऐड करेंगे, तो 13 में 4 ऐड किया 17, तो 13 एंड 17 आता है। तो हमने इस तरह नहीं बताना, हमने टर्म बाय टर्म रूल ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस यूज़ करना है। तो अगेन हमने वही फॉर्मूला यूज़ करना है, AN = A1 + n - 1 × D। A1 तो हमारे पास है ही है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमने चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड टर्म A2 के लिए हम क्या करेंगे, A1 में 1 D ऐड करेंगे। चेक कर लेते हैं, A1 1 डाला, D हमारे पास 4 निकला था, 4 लिख दिया, 1 + 4 = 5। तो यहाँ पर दूसरी टर्म वाकई 5 है। इसी तरह A3 देख लेते हैं। A1 में अब यहाँ 3 है, तो यहाँ पर हमने 2D लिखना है। A1 वही 1, 2 का 2 लिख दिया, D की जगह 4 लिख दिया, 4 2 = 8, 8 + 1 9, तो A3 9 है। यहाँ पर A3 हमें 9 ही गिवन था।
इसी तरह अगर हमने A4 फाइंड करना हो तो हम इसको लिख सकते हैं A1 + 3D। ठीक है, यहाँ पर हमने एक कम लिखना है इसकी, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। A1 की जगह 1 लिखेंगे, T का 3 लिखेंगे, एंड D की जगह हमने 4 लिख लिया। 3 4 या 4 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास A4 = 1 + 12, 1 में 12 को ऐड करेंगे 13, तो फोर्थ टर्म हमने फाइंड कर ली है 13। तो पहली जो यानी कि चौथी जो टर्म है वो 13 है, पहला आंसर हमारा आ गया है 13। इस तरह फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए A1 में 4D अब ऐड करना है। वही A1 की जगह 1 डाला, D की जगह 4 डाला, 4 4 16, 16 + 1 17। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास आ गई है 17। तो नेक्स्ट हमारा जो आंसर है वो है 17। तो यहाँ पर आप सीक्वेंस भी लिख लें कि 1 5 9 तो गिवन थे, फोर्थ टर्म हमने निकाल ली है 13 एंड फिफ्थ टर्म आ गई है 17। तो ये आपका सीक्वेंस इस तरह होगा। तो इस तरह से अगर आप 2 करके आंसर लिख लें या इस तरह से पूरा सीक्वेंस लिख लें। ओके जी, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 को सॉल्व किया है। होप कि आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।